नमस्कार, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 की खास मुहिम डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए में। मकसद है आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचाना। आज का दौर डिजिटल दौर है। धन का लेन देन, डॉक्यूमेंट से जुड़े काम, खरीद फरोख्त, जांच, दवाई, परिवहन, दफ्तरों का कामकाज, यहां तक कि पढ़ाई लिखाई, सब कुछ डिजिटल मोड पर चल रहा है। सोशल मीडिया से एक अलग तरह का रिवॉल्यूशन का दौर समाज में देखा जा रहा है। इसके फायदे भी हैं, लेकिन सुविधा के किसी और साधन की तरह ही इसके भी नुकसान हैं। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं। तमाम सुरक्षा मानकों के बावजूद भी कुछ अच्छे दिमाग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे डिजिटल का इस्तेमाल बढ़ेगा, इसके नुकसान यानी कि फ्रॉड के मामले भी बढ़ते चले जाएंगे। इस नुकसान से बचने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो है डिजिटली स्मार्ट बनने का। न्यूज 18 राजस्थान की ताजा मुहिम यही है, अधिक से अधिक लोगों को इस बाबत जागरूक करना, डिजिटल साक्षर करना, बिना किसी नुकसान या फ्रॉड के शिकार हुए नए जमाने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए डिजिटली स्मार्ट बनाना। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए हमारी मुहिम डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए की। लेन देन खरीद बेच जो चाहे करिए, पर ठगों से होशियार, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। रोज नई तरकीब, रोज नई चाल, मेहनत की कमाई पर ठगी का माया जाल। डिजिटल है जमाना, डिजिटली स्मार्ट बनिए। समझनी है माया तो न्यूज 18 की मुहिम से जुड़िए। डिजिटली स्मार्ट बनिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचिए। आज का दौर डिजिटल का दौर है। अब हर कामकाज ऑनलाइन हो रहे हैं। बैंकिंग से लेकर छोटी से छोटी चीजों की खरीदारी भी फोन के जरिए की जा रही है। इससे श्रम और समय की बचत तो हो रही है, लेकिन ऑनलाइन ठगी का खतरा बढ़ता जा रहा है। साइबर हैकर्स लगातार नए नए तरीकों से ठगी का जाल बिछाने में लगे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के लिए ठगों ने कई तरीके इजाद कर लिए हैं। ऐसे में दूर बैठे इन साइबर ठगों के झांसे में आने पर आपकी जरा सी गलती, लापरवाही आपके लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है। जरा सी चूक और एक झटके में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग हो या फिर ऑनलाइन खरीदारी, आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। न्यूज 18 ने इसके लिए खास मुहिम चलाई है, जो आपको ऑनलाइन ठगी से बचाने में मददगार साबित होगी। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर किन तरीकों से ठग आपको अपना शिकार बनाते हैं। जिसमें कि वो कहते हैं कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आप इमीडिएटली इस लिंक पे क्लिक करिए। और आप क्लिक करते हैं तो उसमें से पता चलता है कि आपके पैसे निकल गए। या फिर वो कई बार ये करेंगे कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल देंगे, आपको मेरे गलती से आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हमारे चले गए, प्लीज आप वापस भेज दीजिए। आपको लगता है बहुत जेन्युइन सी बात कर रहा है, वो आपको एक कोड भेजते हैं स्कैन करने के लिए, यूपीआई टाइप का, और आप जैसे उसको स्कैन करते हैं तो 10,000 के बजाय जितना भी आपके अकाउंट में पैसा होता है वो उनको ट्रांसफर हो जाता है। साइबर ठग आम आदमी में जागरूकता के अभाव का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक आम आदमी का लालच भी ऑनलाइन ठगी के लिए जिम्मेदार होता है। देखते हैं कैसे साइबर ठग आम आदमी को फंसाते हैं। बहुत सारे वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उसमें ऐड देते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, और नौकरी के नाम पे जो लोग भी संपर्क करते हैं, चाहे वो गार्ड की नौकरी हो, घरेलू सहायक की नौकरी हो, क्लर्क की नौकरी हो, उसके लोग संपर्क करते हैं। उनसे वो लोग उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, उनके नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवा लेते हैं, ये कहते हुए कि आपके लिए सैलरी अकाउंट हमें खोलना है। और इस प्रकार से काफी बड़ी संख्या में बैंक अकाउंट्स की डिटेल जमा कर लेते हैं। उस बैंक अकाउंट को खुलवाते वक्त उसमें मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं फॉर्म में, जिससे कि डेबिट कार्ड उनके पास आ जाता है और उसको फिर वो लोग आगे साइबर फ्रॉड में यूज करते हैं। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सावधानी और अवेयरनेस बेहद जरूरी है। अब किसी के पास में अगर मैसेज आता है कि मुझे 15,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, अगला आदमी ये सोचेगा बस नंबर अलग है बट डीपी मेरी लगी हुई है। तो इससे बचने का तरीका ये है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आए इस तरह की, तो अगर वो पर्सन आपके कांटेक्ट में है, आप उसको जानते हैं, सबसे पहले आप उसको कॉल कर कंफर्म करें
कि क्या आपने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट रेज की है क्या। अगर वो पर्सन सेम होगा तो फिर वो पर्सन तो फिर वो आपको हाँ बोल देगा। अगर वो कहता है मैंने रिक्वेस्ट रेज नहीं की है तो फिर आप उस नंबर को आप सीधे ब्लॉक कर सकते हो, उस पर आप पैसे ना पे करें। हाल ही में पुलिस ने मेवात में बैठी गैंग के 20 से ज्यादा इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच अन्य राज्यों के पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने वाली है। इसके लिए एडीजी क्राइम दिनेश एमन ने अन्य राज्यों के डीजीपी से बात भी की है। भरतपुर पुलिस का काफी एनालिसिस था, डीआईटी काफी भूमिका थी, एटीएस एसओजी ने उस पर काफी काम किया था। अभी क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ी गैंग को पकड़ा था जिसमें कि शुरू में हमें 38 डेबिट कार्ड मिले। उसमें अभी तक हम लोग 15 से ज्यादा अपराधियों को अरेस्ट कर चुके हैं। बेशक पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ऑनलाइन ठगी रोकने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी है। आपकी जागरूकता और सावधानी ही ऑनलाइन ठगों के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ते चले जा रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप सतर्क रहें, आप जागरूक रहें, तभी आप खुद की सुरक्षा रख पाएंगे। और यही मकसद है हमारे इस मुहिम का कि आपको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, अवेयर किया जाए। और इसी पर आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ, राहुल प्रकाश डीआईजी क्राइम ब्रांच है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान पुलिस से है राजशेखर राजहरिया, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ ही सूरज भान सिंह आमेरा हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, वो भी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर, क्योंकि मकसद खास है, ऐसे में सभी जानकारियां निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। डीआईजी साहब, सबसे पहले आज चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार आप लोगों की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि फ्रॉड पर लगाम लगाया जाए, लेकिन बावजूद इसके आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। क्या चुनौतियां आपके सामने, क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो मैं राजस्थान पुलिस की तरफ से न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड और इसी का एक बड़ा ही भयानक रूप है सेक्सटॉर्शन, इसके ऊपर आपने अपना ये एक सीरीज शुरू किया है जी। कारण ये है कि बेसिकली जिस गति से ये अपराध बढ़ रहा है उसके लिए न तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार है और न ही लोगों में उस स्तर की जागरूकता है। जितनी तेजी से डिजिटलीकरण हुआ है हमारे समाज का, हमारे देश का, कि लगभग हमारे जीवन के जो हमारा आर्थिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, निजी पक्ष है, सब कुछ आप देखिए तो मोबाइल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारा है। हाँ। और हमें उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करना है, इसके खतरे क्या हैं। क्योंकि हाँ। तो बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये इस तेजी से अपराध बढ़ रहा है। हाँ। और अगर आप केवल इसके जो एफआईआर हो रहे हैं उसके आंकड़ों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उससे आप इसके स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्लेंट के अंदर जाएंगे, जो कि शायद दर्ज नहीं हो पाते किन्हीं कारणों से या लोग कराना नहीं चाहते कई बार, तो आपको पता चलेगा समस्या कितनी बड़ी है, कितनी विकराल है। अब इसमें जो दिक्कत आती है मैं आपको बता रहा हूं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये व्यक्ति के साथ ये फ्रॉड हो रहा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे फ्रॉड के अंदर कई बार एक लालच का भी फैक्टर होता है। आपको कोई चीज जो OLX के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर बेचने का ऑफर दिया जाता है तो ठगों के द्वारा वो इतने सस्ते में आपको ऑफर दिया जाता है कि आप उसको वेरीफाई करने से बचते हो। आपको लगता है बड़ा सुनहरा मौका है, मैं फटाफट इसको कर लूं तो मुझे बहुत फायदा होगा। इसी तरीके से सेक्सटॉर्शन के मामले जो होते हैं उसमें बड़ा ही एक निजी और अंतरंग बातचीत के द्वारा आपसे संपर्क स्थापित किया जाता है, तो आपको लगता है कि यार ये चीज और किसी को नहीं बतानी है। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण कि साइबर क्रिमिनल्स को के ऊपर नकेल कसने में दिक्कत आती है। दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि आप साइबर क्राइम के लिए आपको फिजिकली किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अफ्रीका में बैठ करके इंडिया में क्राइम कर सकते हो, अमेरिका में बैठ करके इंडिया में क्राइम कर सकते हो, झारखंड में बैठ करके राजस्थान में कर सकते हो, राजस्थान में बैठ करके तमिलनाडु में कर सकते हो। तो एक जो ये डिस्टेंस है ये उसके अन्वेषण अनुसंधान में भी बहुत दिक्कतें पैदा करता है और फिर मुलजिमों को पकड़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और सारा का सारा इसमें जो अपराध है वो फेसलेस है। इसमें न तो अपराधी के सही नंबर आपके पास होते हैं, अगर आप जाओगे सिम आपको फर्जी मिलेगी, आपको बैंक अकाउंट फर्जी मिलेगा, नाम फर्जी मिलेगा, फोटो फर्जी मिलेगा। तो इस कारण से भी जो फेसलेस तरीके का क्राइम है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए।
तो जो सबसे बड़ा जो काम आप कर रहे हैं, और मैं आपको फिर से दोबारा धन्यवाद दे रहा हूं कि सबसे बड़ा जो हथियार है वो है जागरूकता, और इस जागरूकता को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल राहुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही क्योंकि आपने कई सारी चुनौतियां बताई हैं, राजशेखर जी भी हमारे साथ हैं, क्राइम एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं बखूबी कि जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे सामना पाया जाए, क्योंकि चुनौतियां काफी सारी हैं। सर, क्या उपाय है लोगों के पास, कैसे खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि नए नए तरीके अपना रहे हैं ये सारे फ्रॉडर्स? जी, चुनौतियां हमारे सामने बहुत है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पुलिस या फिर गवर्नमेंट जितनी स्मार्ट बनती जाती है, क्रिमिनल भी उससे 2 कदम आगे ही चलता रहता है। इसलिए हमें भी इन चीजों में 1 कदम क्रिमिनल से आगे रहना पड़ेगा। जैसा कि सर ने कहा कि आज के दिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सिम कार्ड की है। क्राइम करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, लेकिन जो सिम है आजकल वर्चुअल सिम इजीली मिल जाती है, आपको फेक नंबर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखें तो पहले इंटरनेशनल नंबर से आते थे, कॉल आते थे, अभी रिसेंटली व्हाट्सएप के ऊपर मिस कॉल कर करके लोगों ने काफी फ्रॉड किए यहाँ पे। और अभी रिसेंटली जो नया ट्रेंड आया है, जो नंबर है वो इंडिया के नंबर ही वर्चुअल मिलने लग गए हैं, क्योंकि काफी कंपनी और स्टार्टअप के नाम पे अगर आप सिम लेने जाएंगे तो इजीली आपको हजारों सिम एक कंपनी के नाम पे मिल जाती हैं। और उसके बाद में काफी स्टार्टअप मार्केट में ऐसे आ गए हैं जिन्होंने केवल कोई भी आईडी लेके बिना वेरीफाई करे वो लोग पब्लिक में ऑनलाइन सिम सेल करने लग जाते हैं, और क्रिमिनल इन्हीं का फायदा उठा के ये सिम बेचना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर लोगों में जागरूकता आती है तो गवर्नमेंट ने भी काफी पोर्टल स्टार्ट करे हैं। जैसे पिछली साल गवर्नमेंट ने एक टैफकॉप करके एक पोर्टल स्टार्ट किया था, जहां पे आप जाके अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी मिलेगा, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम अवेलेबल हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में कई बार ये भी होता है कि आपके नाम पे कोई सिम निकली हुई है और क्रिमिनल उसका यूज कर रहा हो और आपको पता भी नहीं, और पुलिस सीधे आपके यहाँ पे आ जाती है। और अब तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको और भी इजी करने के लिए जो टैफको पोर्टल है उसको नया नाम दे दिया, संचार साथी करके। कोई भी इजीली sanchar-sathi.gov.in पे जाके चेक कर सकता है कि आपके नाम पे कितनी सिम है और कौन कौन यूज कर रहा है। और अगर कोई एक्स्ट्रा सिम आपके नाम पे है तो आप इजीली उसको ब्लॉक करवा सकते हैं। वहीं संचार साथी पे ही गवर्नमेंट ने CEIR करके एक नया पोर्टल उसी वेबसाइट पे और ऐड किया है, जहां पे जाके आप अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो भी आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो लोगों को जागरूकता की ज्यादा जरूरत है और फ्री के नाम से दूर रहें। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, जिससे कि लोग खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग फंस जाते हैं, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं उनकी ओर से, और ऐसे में लोग जो मासूम होते हैं उनकी गाढ़ी कमाई ऐसे ही चली जाती है। सूरज भान सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। सूरज भान जी, क्योंकि बैंकिंग से जुड़े कई सारे फ्रॉड सामने आ रहे हैं, तो अब क्योंकि लोग डिजिटली पेमेंट भी करते हैं, ऐसे में बड़े आसानी से फ्रॉड किया जा रहा है। जरा बताइएगा कि कैसे इससे खुद को सुरक्षित रखा जाए। पुलिस अन्वेषण और अनुसंधान की जो तकनीकी खामियां और साइबर क्राइम को रोकने में परेशानियां हैं, उस पर डीआईजी साहब ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला जी। और क्या इनके समाधान हो सकते हैं तकनीकी पहलुओं पर राजशेखर जी ने बताया। लेकिन मुख्य रूप से इन साइबर अपराध को या सेक्सुअल अपराध को या अन्य किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने के लिए मानव मन की खुद की जागरूकता और समझ सबसे पहले जरूरी है। व्यक्ति जितना अपने आप को लालच से और बिना मेहनत के अर्थोपार्जन की भावना से दूर रखेगा, उतना वो कम से कम जोखिम के अंदर पड़ेगा। लेकिन मोटे मोटे रूप से जो सावधानियां रखने की आवश्यकता है कि व्यक्ति आजकल अपने आप को, अपने पूरे पारिवारिक, सामाजिक और निजी जीवन को सोशल मीडिया पर जो परोस देता है कि वो कहाँ जा रहा है, परिवार के साथ जा रहा है, अकेला जा रहा है, क्या उसका फैमिली फंक्शन है, क्या बर्थडे है, क्या एनिवर्सरी है, मतलब पूरे अपने निजी जीवन को जो सोशल मीडिया पर परोस रहा है, वो भी साइबर क्राइम करने वालों के लिए बहुत सुविधाजनक सामग्री उपयोगी हो जाती है। बिल्कुल, तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने आप को, क्राइम हो जाता है उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, क्या सबसे पहले कोशिश बैंक की ओर से की जाती है कि तुरंत इस पर रोक लगाया जा सके? अब बैंकिंग एक्सपर्ट के बैंकिंग रूप से भी तुरंत रोक तो कोई विशेष प्रभावी इसमें उपाय उपलब्ध है नहीं। जिसके साथ फ्रॉड होना होता है उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, उसका खाता खाली हो चुका होता है। अब जैसा डीआईजी साहब ने फरमाया कि कोई अपराधी का फेस नहीं होता, अपराधी के लोकल प्रेजेंटेशन नहीं होती, कहां बैठकर कहां से अपराध कर रहा है, फेक मोबाइल नंबर है, फेक सिम है,
तो बैंक की भी कोई बहुत ज्यादा इसमें उसके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाता। लेकिन लोगों को अपने क्रेडिट कार्ड की जो सीमाएं हैं वो निर्धारित करके रखनी चाहिए कि भाई 5,000 से ज्यादा की या 10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन उसके अंदर नहीं हो। वो उस बात से वो सुविधा के रूप में बच सकता है। आजकल परचेजिंग का जो ऑनलाइन घरों पे परचेजिंग की जाती है उसको भी साइबर क्राइम वालों ने एक बहुत बड़े हथियार के रूप में उपयोग किया है, ओटीपी पूछकर। तो वो सावधानी रखने की आवश्यकता है कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, तो उसकी जानकारी मांगी जाए, उसका आधार कार्ड पूछा जाए, उससे उसका परिचय लिया जाए, तो उसमें भय, अपराधी में भय पैदा होगा। इस तरह की एक और नई चीज है कि आजकल कहीं भी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर कहीं भी कोई मोबाइल चार्जिंग के लिए अपने मोबाइल को लगा देता है। बिल्कुल। तो डाटा केबल के द्वारा भी जूसी हाइकिंग जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म में, वो भी एक बड़े रूप में हो रहा है। तो उससे भी लोगों को बचना चाहिए। बिल्कुल सूरज लेकिन भान एक जी, फैशन एक सा हो अहम गया। जानकारी आपने दी, क्योंकि डेटा केबल क्योंकि लोग फोन चार्ज करने के लिए कहीं भी लगा देते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी हम देखते हैं, वहां पर कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं और उसका उपयोग किया जाता है। ये मैं भी बताना चाहूंगी लोगों को कि निश्चित तौर पर इससे आपके डेटा भी निकाले जा सकते हैं और ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। राहुल जी, क्योंकि सर ने भी बोला इससे पहले कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, चुनौतियां होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि अगला कौन है, कहां से एक्सेस कर रहा है, किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है और कितना बड़ा पैमाना है फ्रॉड का। बड़ी चुनौती है। और आप बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या आपको लग रहा है कि भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका जिससे कि हम तुरंत उसके पास पहुंच सके जो फ्रॉड कर रहा है? बहुत सारी चीजें की हैं सरकार की तरफ से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो, और बाकी स्टेट्स में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो रफ्तार है, मैंने कहा था कि रफ्तार जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने भारत के अंदर अपनाया है वो एक बहुत ही तेज गति से अपनाया है। अब हर आदमी के, आप इसमें कोई इकोनॉमिक डिवीजन नहीं है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और आदमी मोबाइल को यूज कर रहा है, अपने बैंकिंग के लिए भी यूज कर रहा है, अपने बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज कर रहा है, जैसा मैं आपको बता रहा था। लेकिन जो एक बात अभी बैंक्स के ऊपर हम लोग कर रहे थे वो मैं यहां पे जरूर एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो ही जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, पुलिस भी कोशिश कर रही है। राजस्थान में तो अभी हर जिले में एक एक साइबर थाना खोला गया है, एक बार में सारे जिलों में खोला गया है। तो ये दिखाता है कि हम इसको कितनी अर्जेंसी समझ रहे हैं इस बात की और इसको काउंटर करना चाह रहे हैं, इसके लिए कितना बड़ा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड या साइबर फ्रॉड या सेक्सटॉर्शन हो ही जाता है तो सबसे पहले 1930 जो 1930 नंबर है, इस पे आपको इंफॉर्मेशन देना है। इस पे आप इंफॉर्मेशन दोगे तो इमीडिएटली जो बैंक जिसमें आपका पैसा गया है आपके अकाउंट से, उसको इन्फॉर्म किया जाता है इसके माध्यम से और फिर उस पैसे को ब्लॉक कराया जाता है। पिछले साल भी राजस्थान पुलिस ने करोड़ों रुपए ब्लॉक कराए थे जो कि ठगी हो चुके थे, मतलब ठगी करके दूसरे खाते में जा चुके थे। लेकिन चूंकि टाइमली इंफॉर्मेशन 1930 पे मिल गया था, 1930 पे, उसको ब्लॉक करने में हमें सक्सेस मिला। इस साल भी हम लोगों ने करोड़ों रुपए ब्लॉक कराए हैं। तो एक तो अपने को इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली देनी है और 1930 पे इन्फॉर्मेशन के बाद अपने को रुकना नहीं है। अपन क्या करते हैं कि 1930 पे इन्फॉर्मेशन देकर के उस कंप्लेंट को करा करके वहीं पे रुक जाते हैं। उसके बाद एफआईआर कराना बहुत जरूरी है। एफआईआर के बिना उस पैसे को वापस लाना और उस अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा। ये दो चीजें अपने को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि कीमती समय है आपका और बहुत सारी जानकारियां आप दे रहे हैं, ऐसे में कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा सके जिससे कि फ्रॉड के शिकार ना होने पाए। राहुल जी, क्योंकि हम बहुत सारे देखते हैं इंटर स्टेट फ्रॉड सामने आते हैं और इसके साथ साथ देश के साथ साथ दुनिया से भी फ्रॉड किए जाते हैं, ऐसे में किस तरीके से आप टैकल करते हैं इन चीजों को और कैसे एक्शन ली जाती है आपकी ओर से? अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में साइकैप्स करके एक उन लोगों ने शुरू किया है, सॉफ्टवेयर है उनका, जिसमें कि जितने भी एफआईआर दर्ज होते हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, उसको मैप के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। मैप के ऊपर प्लॉट करने से ये होता है कि वो रेड डॉट्स के रूप में दिख जाता है कि जो जहां से अपराध किया गया है उसकी लोकेशन क्या थी, उस मोबाइल की, उस फोन की लोकेशन क्या थी। तो उससे तो ये पता चल जाता है कि कहां पे मुख्य तौर पे ये साइबर क्रिमिनल्स रह रहे हैं। आप देखेंगे तो जो मेवात इलाका है, चाहे वो भरतपुर का, अलवर, भिवाड़ी और नूह मेवात, हरियाणा का जो पार्ट है, उसमें आपको ये बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी दिखाई देगी। इसी तरीके से झारखंड में जो जामताड़ा के नाम से आप जानते हैं, वहां इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो वो एक बहुत बड़ा प्रयास है उसको प्लॉटिंग करने का। उसके साथ राजस्थान ने ये किया है अभी कि हम लोगों ने, हमारे एडीजी एमएन दिनेश सर है, उन्होंने सभी स्टेट्स के डीजी सर को चिट्ठी लिखी है
मेल किया हमने कि आपके यहाँ जितने भी साइबर क्रिमिनल्स जिसने फ्रॉड किया है आपके नागरिकों के साथ, हाँ। और वो रहने वाले मेवात के हैं, अगर लोकेशन उन मोबाइल फोन की मेवात में है तो आप उनके डिटेल्स हमें भेजें और हम आपको पकड़ के देंगे। तो ये एक अभिनव प्रयास हमारे यहां से शुरू किया गया है कि आपके तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, असम जहां पे भी फ्रॉड हो रखा है, अगर मुलजिम हमारे यहाँ के आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो हम आपको पकड़ के देंगे। तो वो एक बहुत बड़ी भी एक कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा भी एक विशेष अभियान हम लोग साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ शुरू करने वाले हैं अगले महीने के 1 तारीख से, जिसमें कि हमारी कोशिश ये होगी कि साइबर क्रिमिनल्स के एक्चुअली 4 आप देखेंगे तो 4 इनके विभाग हैं। ये बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक इनका जो पार्ट है वो फर्जी सिम इकट्ठा करके लाता है। फर्जी सिम लाने का जो राजस्थान में सोर्स है वो मेनली ये लोग ला रहे हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से, उड़ीसा और असम की तरफ से। तो एक वो गैंग है। हाँ। दूसरा गैंग है जो कि या तो गरीब लोगों को या जो लोग नौकरी की इच्छा रखते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको किसी तरीके से उलझा करके उनके बैंक अकाउंट खुलवाता है और उनका डेबिट कार्ड ला करके इन साइबर ठगों को भेज देता है। तीसरा गैंग वो है जो कि फिर फोन कॉल करता है, फोन कॉल करके लोगों को ठगता है और पैसे इन अकाउंट्स में डलवाता है। और चौथा गैंग वो है जो कि इन डेबिट कार्ड को यूज करके एटीएम से उन पैसों को निकाल करके वापस इस गैंग तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से बड़ा ही ऑर्गेनाइज तौर पे ये क्राइम चल रहा है। और इसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाइट बोर्ड एटीएम्स। व्हाइट बोर्ड एटीएम्स उनके लिए यूज होता है जो कि आजकल जो प्राइवेट एटीएम्स लगने लगे हैं, जो किसी बैंक के नहीं है, प्राइवेट कंपनी के हैं, बैंक से उनका कॉन्ट्रैक्ट है। उस तरह के एटीएम्स जो हैं वो उन क्षेत्रों में कई बार लगा दिए जाते हैं जहां की ऑलरेडी साइबर ठगों का गढ़ है। जैसे मेवात को लेकर अभी स्टडी हुई थी भरतपुर में, तो वहां पे 57 एटीएम्स लगे हुए पाए गए व्हाइट बोर्ड, जबकि वहां पे कोई इतना बड़ा इंडस्ट्री भी नहीं है, कोई इतना ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं जिसको कि इतने एटीएम्स की जरूरत हो। हाँ। तो बेसिकली वो सारे एटीएम्स जो थे वो साइबर ठगी के पैसे को निकालने के काम में लिए जा रहे थे। जी। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसको समझ करके मिलजुल करके सब बैंक्स को भी साथ में प्रयास करना पड़ेगा, पुलिस को भी साथ में प्रयास करना पड़ेगा, जनता के जागरूकता के लिए मीडिया को भी कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल राहुल जी, सबको एक साथ एकजुट होकर रहना पड़ेगा और कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि आपने कई सारे तरीके बताए जो शायद हमें भी नहीं पता थी कि इस तरीके से फ्रॉड किए जा सकते हैं, और ऐसे में ये जानकारी बेहद अहम हो जाती है। और निश्चित तौर पर सराहनीय पहल आप लोगों द्वारा की जा रही है जिससे कि फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को राहत मिल सके। लेकिन सर, एक हमारी कलीग थी हमारे डेस्क पर, उनके 1 लाख रुपए की ठगी हुई थी, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई नहीं की जाती, उनके पैसे वापस नहीं जाते, तो आगे क्या प्रोसीजर है, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं सर? सबसे पहली जो जरूरत है कि जिनके साथ ये साइबर ठगी हुई जो आपकी कलीग है, उनको आप जरूर ये पूछे कि उन्होंने 1930 पे कंप्लेन अपना रजिस्टर कराया कि नहीं कराया। वो मैंने इसके पहले भी 2-3 बार जानबूझ करके बोला कि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए कि जैसे ही उसको अंदाजा हो कि हमारे साथ ठगी हो गई, पहला काम करना है कि 1930 को बताना है, जिससे कि आपके पैसे ब्लॉक हो जाए, जिस भी अकाउंट में गए वहां पे एक बार ब्लॉक हो जाए, जिससे कि हम उसको वापस ला सके। दूसरा, आप अपने जो साथी हैं उनको आप ये जरूर बताएं कि आप इसकी FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिस भी थाने के जुरिडिक्शन में वो रहती हैं वहां पे दर्ज करा दें। दर्ज कराने के बाद हमारी भी तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि अपन फाइनली उनको ट्रेस कर लेंगे। आपने ये अहम जानकारी दी है। कुछ लोग होते हैं जिन पर तुरंत एक्शन नहीं हो पाता है शायद, और वो मायूस से हो जाते हैं। ऐसे में आगे क्या प्रोसीजर, उनके लिए भी बड़ा लाभकारी होगा। राजशेखर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजशेखर जी, एक फ्रॉड का नया तरीका है, मेरे पास खुद ऐसा कॉल आया हुआ है। हमारे डिटेल्स वो पूरी तरीके से जानते हैं, हमारे रिश्तेदारों के बारे में भी जानते हैं, और हमसे कहते हैं कि वो कुछ पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे कैसे फ्रॉड करते हैं वो? क्योंकि हालांकि मैं फंसी नहीं इसमें, लेकिन कैसे बचा जाए इस तरीके के फ्रॉड से, क्योंकि वो पूरे रिश्तेदारों का नाम भी लेते हैं। बड़ा अजीब सा मामला हो जाता है ये। जी देखिए, काफी इंटरनेट पे आजकल वेबसाइट हैं, डार्क वेब पे आप चले जाएंगे तो, और आप काफी बार न्यूज में पढ़ते हैं कि किसी वेबसाइट का डेटा लीक हो गया, कहीं से डेटा मिल गया, या फिर इंटरनेट पे भी डेटा सेल होते हैं। और दूसरी तरफ ये जो नया ट्रेंड आया है, लोग दूसरे को फोन करते हैं, जैसे आपको फोन करेंगे और आपको बोलेंगे कि अच्छा मैडम आपने मुझे पहचाना, अच्छा नहीं पहचाना, वो काफी देर तक आपसे बात करेंगे, आपको आपका नाम लेके बात करेंगे। तो सबसे इजी प्रोसेस तो उनका ट्रू कॉलर हो जाता है। ट्रू कॉलर में नाम सर्च कर लेते हैं कि अच्छा कौन है, फिर उनसे मिलते जुलते नामों से आपको बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके मतलब आपको पैसे भेजने हैं, मैं उसको भेज नहीं पा रहा हूँ तो आपको भेज देता हूँ, और उल्टा वो आपके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं आपको UPI या पिन भेज के। तो इसका सबसे इजी तरीका बचने का वही, यहाँ भी जागरूकता ही आती है। आप सामने वाले को बोलें कि अगर आप अपना नाम बताना चाहते हैं तो ठीक है, वरना वो फोन काट दें, बेटर होगा।
क्योंकि और उसके बाद में ये जो नंबर है इनको आप ब्लॉक करवाएं और 1930 पे इनकी भी कंप्लेंट करें। जितना ज्यादा कंप्लेंट करेंगे लोग, सर बहुत अच्छी जानकारी आप सभी मेहमानों ने दी और निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी इससे फायदा पहुंचेगा और फ्रॉड का जो जंजाल बिछाया गया है, जो नेटवर्क है, उससे लोग निजात पा सकेंगे और खुद की सुरक्षा रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। राहुल प्रकाश जी आपका भी, और इसके साथ साथ राजशेखर जी और सूरज भान जी भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहिए, हमारी मुहिम के साथ जुड़िए और खुद की सुरक्षा रखिए। नमस्कार।